नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद फन में। और आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अगले पार्ट को। बच्चों देखो, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है और सिंपल सॉल्ट क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किए थे। अब चलो हम लोग अपने अगले पार्ट को कवर करते हैं और आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके सारी बातें सीखेंगे। देखो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो है आपका यूनिट 5 क्लास 12 और ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहो या फिर इसी को तुम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हो। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत। इसको पढ़ा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? केमिकल साइंस का वह ब्रांच जो इन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करता है या फिर वैसे कंपाउंड की स्टडी करता है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके लिए लिख देना कि ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीलिंग विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी करने वाले ब्रांच को अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं तो आखिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? आज हमारा टॉपिक वही है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, ये कैसे बनता है। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो बात को समझना। सपोज करो कि ये एक एटम X है और ये एक एटम Y है और दोनों के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है और दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर सेम है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम के साइड शिफ्ट नहीं होगा। मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का भागीदारी कर रहे हैं। हो सकता है अगर X और Y के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो यहाँ पर ये म्यूचुअल शेयरिंग है भाई। इस वाले यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयर होने से यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर अगर मान लो कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। मतलब ये जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो म्यूचुअली शेयरिंग से जो केमिकल बॉन्ड बनता है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आखिर कैसे बनता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड? देखो हम उसके लिए आपको एक एग्जांपल देंगे ओजोन का। आप एग्जांपल ओजोन के एग्जांपल से समझो कि आखिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है और आखिर कैसे बनता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4। मतलब कि ऑक्सीजन के बाहर वाले जो सेल है उसमें 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम 3 ऑक्सीजन ऐसे ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5 6, सबके हम 6 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दिखा दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इस बगल वाले के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कर लिया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो इस कंडीशन में अगर ये एटम चाहेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इन दोनों एटम के बीच में शेयर करने के लिए दे देगा। मतलब यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस बॉन्ड के रूप में यहाँ शेयर हो गए, जिसको हम इस टाइप के एरो से इंडिकेट करके रखे हैं। तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए देता है, तो वहां जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से जो बॉन्ड बना है जिसमें दोनों का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, तो ये कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये चीज याद रखना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम या ग्रुप अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए देगा, और यही चीज आपको देखने को मिलेगा इस पूरे चैप्टर में। यहाँ जो ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं शेयर करने के लिए, उस ग्रुप को लिगेंड कहा जाता है, और जो उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो सेंट्रल मेटल होता है।
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेनली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा बनाया जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जहां वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रख सकते हैं और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आओ अब डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। ठीक है, चलो देखो क्या होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ढंग से समझना इसको। हम लोग अपना हेडिंग लगा लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो बच्चों, यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि जब एक सेंट्रल मेटल को, जब एक ट्रांजिशन मेटल को चारों तरफ से या तो न्यूट्रल ग्रुप से घेर लिया जाता है, या तो वो आयन से घिरा रहेगा, चार्ज्ड स्पेसीज से घिरा रहेगा, और वो चार्ज्ड स्पेसीज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अगर सेंट्रल मेटल के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के घिरे हुए हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, यानी आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, सच कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम, इसको शॉर्ट में हम सीए में लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये एटम ही हो, ये आयन भी हो सकता है। कब एटम होगा कब आयन होगा हम आपको तब बताएंगे जब हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन इज सराउंडेड बाय आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, surrounded by either neutral molecules or ions, and these species, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं, इन्हीं को हम स्पेसीज का नाम दे रहे हैं, आर कनेक्टेड टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आर known as coordination compounds। बात को समझिएगा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि भैया ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से घिरा होगा या तो चार्ज्ड स्पेसीज से घिरा होगा, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल या चार्ज्ड स्पेसीज सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़े रहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके जुड़े रहेंगे आपस में, तो ऐसे स्पेसीज को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल देखो, मान लो हम तुमको एग्जांपल दे दिए बाबू, एग्जांपल से समझो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है K4 FeCN6। चलो ये तो मान लो कि ये बैलेंस्ड है, अगर यहाँ पे K4 नहीं है तो यहाँ 4 माइनस चार्ज है। अभी हम आपको तुरंत बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कब चार्ज आएगा, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे। तो यहाँ बच्चों देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सबसे फर्स्ट वाला एटम है, यही आपका सेंट्रल मेटल है, ये आपका सेंट्रल मेटल है। और ये जो यहाँ ग्रुप प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल के बाद में, जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे आपके लिगेंड्स हैं। लिगेंड वही लिगेंड जो अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को देता है ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे, ये सेंटर में Fe हो गया जो कि सेंट्रल मेटल है, और इसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से लिगेंड्स प्रेजेंट हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल मेटल को दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में हम चार्ज शो कर दिए। तो यहाँ ये जो Fe है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे फर्स्ट वाला, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, और ये जो ग्रुप आप देख रहे हो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो सेंट्रल मेटल छोड़ के बाकी जितने भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो सब के सब लिगेंड कहलाएंगे। तो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सेंट्रल मेटल को दे के रखे हैं, इसीलिए देखिए सब तरफ से हम एरो बना के रखे हैं। ये एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, और भी हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल देखो, हम आपको एकदम इजी वे में इस पूरे चैप्टर को
समझाने की कोशिश करेंगे कुछ कुछ वीडियोस में। हमको लगता है कि पूरा चैप्टर को ख़त्म करने में 5-6 वीडियो 7 वीडियो लगेगा, लेकिन हम आपको हर एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, देखो और भी एग्जाम्पल देखो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है CONH3 का होल 6 Cl3, ऐसा कोई कंपाउंड है। अगर यहाँ Cl3 नहीं होता तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे उस वाले में 4 माइनस था तो इस वाले में 3 प्लस होगा। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट वाला है ये मेरा सेंट्रल मेटल हो गया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी जो भी होते हैं वो लिगैंड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं। तो इसको हम चारों तरफ से ऐसे दिखा देंगे NH3 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 NH3, इधर पलट के लिख देना NH3 और यहाँ भी NH3। और ये नाइट्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहा है। तो इस नाइट्रोजन और इस सेंट्रल मेटल कोबाल्ट के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है बच्चों। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स के ऊपर में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज ही प्रेजेंट ही हो, कुछ कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो आओ आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल। जैसे मान लो ऐसा है NiCO का होल 4, इसके ऊपर कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं होता। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हम तुमको बताए थे कि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, दो टर्म हम बार बार यूज कर रहे थे। तो सेंट्रल मेटल एटम कब कहना है? जब इस एटम के जो एटम का टोटल चार्ज है वो 0 है, मतलब जो लिगेंड इससे जुड़ा हुआ है उसका कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो उस कंडीशन में इसका चार्ज 0 होगा, तो ये जो है कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम, ये निकल कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन यहाँ ऐसे कॉम्प्लेक्स में जहाँ कोबाल्ट का या सेंट्रल मेटल का कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, +1 +2 +3 जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन में वो कहलाएगा सेंट्रल मेटल आयन। ये चीज़ हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? देखो ये तुम्हारा निकल हो गया, एक यहाँ CO ग्रुप, ये दूसरा CO ग्रुप, ये तीसरा और ये चौथा। ये CO जो होता है ना, इसको हम कार्बोनिल कहते हैं। यहाँ पर एक पेयर, दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, ऐसे ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। ठीक है, नहीं बच्चों, ये जो शेप है ये एक्चुअल में ये स्क्वायर प्लेनर शेप नहीं होता। NiCO4 का शेप टेट्राहेड्रल होता है। थोड़ी सी एरर हुई है हमसे, तो चलो इसके शेप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए NiCO4 जो होता है, हम लोग इस चैप्टर में आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्री क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ NiCO4 का जब शेप आप पढ़ोगे तो टेट्राहेड्रल आता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये निकल है, ये CO है, यहाँ CO है, यहाँ CO है और इधर CO है। तो यहाँ से एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, ऐसा शेप बनेगा। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, हम लोग आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल मेटल कौन होता है, लिगेंड कौन होता है, कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, इस एग्जाम्पल को नोट कर लो अच्छे से। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, अगला जो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आपका कॉम्प्लेक्स आयंस। अगला टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स आयंस। कॉम्प्लेक्स आयंस कहने का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग आइदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। वैसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर में प्लस या माइनस का चार्ज प्रेजेंट होता है, हम उसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है बाबू, ये दो टाइप का होता है। एक आपका होता है केटायनिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और इन कॉम्प्लेक्स आयंस के अंतर्गत मतलब एक और कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो एक और जो कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों वो होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। उसको हम आयन कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि आयन के ऊपर में चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए।
तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। सबका एग्जाम्पल आप देखो, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या होता है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है वो आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं होता है, कंटेनिंग नो चार्जेस, जिसके ऊपर में कोई भी प्लस माइनस का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता बच्चों, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसका ये जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा CONH3 का होल 6 3+। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? FeCN होल 6 4-। यहाँ जो निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर लगा हुआ ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायनिक है, निगेटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए इसको हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिस्ट में लाए हैं। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कोई भी प्लस माइनस का चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है तो ये कहलाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आइए, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स आयन कितने टाइप्स के हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करते हैं कि हम आपको ये सब कुछ अच्छे से समझा पा रहे होंगे। अब चलो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से टर्म्स का यूज किया जाता है, कौन कौन से टर्म होते हैं, सेंट्रल मेटल क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो आ जाओ। देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स related to coordination compounds। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ कुछ टर्म्स का यूज होता है। चलो एक एक करके समझना। जैसे मान लो कि एक हम कॉम्प्लेक्स आपको दे दिए K4FeCN का होल 6, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दे दिए बच्चों। तो हम आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताए थे कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल। या तो ये एटम के फॉर्म में होगा या तो ये आयन के फॉर्म में होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो वो एटम है, अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज है तो वो आयन है। और इस एटम को छोड़ के इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ प्रेजेंट है वो सारे के सारे लिगेंड कहलाते हैं। ये वही लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं इस सेंट्रल मेटल को। और जो लिगेंड की संख्या प्रेजेंट होती है, हम संख्या नहीं कह सकते, ये लिगेंड जितना बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बनाए हुए होता है, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखना, एक लिगेंड या फिर जो सारे लिगेंड मिल करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रखे होंगे प्यारे बच्चों, उसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा, ये काउंटर आयन की बात नहीं कर रहे, बाहर वाले की बात नहीं कर रहे, ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये कहलाता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो बाहर में प्रेजेंट है, जो इस कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करने का काम करता है, इसको कहा जाता है आयनाइजेशन स्फीयर। या तो इसको तुम आयनाइजेशन स्फीयर कहो या फिर इसी का दूसरा नाम होता है काउंटर आयन। इसको हम दूसरे नाम से काउंटर आयन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट में ही आयनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट हो सकता है कि राइट में भी हो सकता है। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है CONH3 का होल 6 Cl3। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के सबसे फर्स्ट वाला तुम्हारा हो गया सेंट्रल मेटल एटम या आयन।
ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है ये है तुम्हारा लिगेंड, इसकी जो संख्या है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो बाहर में प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर में प्रेजेंट है, इसको कहा जाता है काउंटर पार्ट, यानी कि काउंटर आयन कहो या इसी को आयनाइजेशन स्फीयर भी कह सकते हो। ठीक है, और ये पूरा का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये टर्म्स है। तो क्या सर हमेशा एक ही तरह का लिगेंड प्रेजेंट हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट में? जैसे यहाँ सिर्फ CN 6 बार है, यहाँ NH3 6 बार है? नहीं भैया, अलग अलग तरह के भी लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग अलग तरह का भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है CONH3 का होल 4 Cl2 और बाहर प्रेजेंट है Cl3, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाला होता है ये हो गया तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन, शॉर्ट में लिख दिए हैं। ये जो तुम देख रहे हो NH3 और क्लोरीन, ये तुम्हारे कहलाएंगे लिगेंड्स। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का लिगेंड प्रेजेंट हो, अलग अलग तरह का भी लिगेंड हो सकता है। और ये जो इनकी संख्या प्रेजेंट होती है, जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, इसी को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये कहलाएगा आपका आयनाइजेशन, ये कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये बाहर में जो प्रेजेंट है, जो इस कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करता है, दिस इज नोन एज काउंटर आयन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जब आप ये सब चीज समझ जाओगे तभी चल के आपको हम होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बता देंगे, और उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे कि लिगेंड कितने टाइप्स का होता है। तब तक आप इसको नोट करो अच्छे से। अब देखिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि ये होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है। जैसे देखो यहाँ अगर आप इस एग्जाम्पल को देख रहे होगे या फिर इस एग्जाम्पल को देख रहे होगे, तो इसमें सिर्फ CN लिगेंड प्रेजेंट है जो कि 6 बार प्रेजेंट है, और ये यहाँ पर NH3 लिगेंड है जो कि 6 बार प्रेजेंट है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ एक तरह का लिगेंड प्रेजेंट होता है तो वो होमोलेप्टिक होता है, और अगर ऐसा डिफरेंट लिगेंड वहां प्रेजेंट है तो वो हेट्रोलेप्टिक कहलाएगा। तो चलो इस टॉपिक को भी हम डिस्कस कर ले कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो, इसके बाद फिर हम लोग लिगेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या बताएं कि कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। सिर्फ एक जैसे लिगेंड अगर प्रेजेंट होगा तो वो कॉम्प्लेक्स को हम होमोलेप्टिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, NiCO होल 4, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप 4 बार प्रेजेंट है। ऐसा लिखा हुआ है FeCN का होल 6 4 माइनस, तो यहाँ पर CN लिगेंड जो है वो 6 टाइम्स है, मतलब सिर्फ एक तरह का ही लिगेंड प्रेजेंट है। अगर ऐसा लिखा हुआ है CONH3 का होल 6 और यहाँ प्रेजेंट है 3+, तो ये भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सिर्फ एक ही लिगेंड है, वो है NH3, कोई दूसरा लिगेंड तो नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें हेट्रोलेप्टिक की, अगर हम बात करें हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की, तो इसका मतलब होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। इसमें अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो मान लो ऐसा लिखा हुआ है CO Cl2 En का होल 2 Cl, ऐसा कुछ प्रेजेंट है।
या फिर CO NH3 का होल 2 H2O का होल 2 Cl2 ऐसा कुछ प्रेजेंट है। तो अगर इस टाइप के अलग अलग तरह के अगर लिगेंड प्रेजेंट रहेंगे, वहाँ दो दो लिगेंड रहेंगे, तीन तीन लिगेंड रहेंगे, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और सिर्फ एक जैसा लिगेंड प्रेजेंट रहेगा तो वो कहलाएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो लेंदी वीडियो देखने में आप भी इरिटेट हो जाओगे। तो चलो आज आप इतना ही पढ़ो, और इसके आगे हम लोग आएंगे लिगेंड के साथ कि लिगेंड क्या है, लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं, डेंटिसिटी क्या होता है, कीलेट क्या है, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।